जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं हिंदी के उद्भव और विकास से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है या है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन बोलियों में कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है, इनमें भी रचनाओं का विधान हुआ है, यानी इनमें भी रचनाएं लिखी गई हैं। तो विकल्प आपके सामने है। मगही दिया गया है पहले पे, दूसरे पे मैथिली दिया गया है, तीसरा कह रहा है कि उपयुक्त तो दोनों, अथवा चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप विचार लिए होंगे कि कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी मगही और मैथिली दोनों बोलियों में साहित्य रचनाएं हुई हैं और ये साहित्य संपन्न बोलियां हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो यहाँ अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला दिया गया है 343, दूसरा 44, तीसरा दिया गया है 45 और चौथा दिया गया है 46। तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगर हम और भी अनुच्छेदों की बात करें, जैसा कि यहाँ पर 344 है, तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के गठन से संबंधित वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 345 की बात करें तो यह राजभाषा या राजभाषाओं से ही संबंधित है, लेकिन राजभाषा और देवनागरी होने की जो बात आई है वो 343 में ही आई है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवधी के साहित्यकार नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अवधी भाषा के साहित्यकार इनमें से कौन से कवि हैं जो कि नहीं है। विकल्प आपके सामने है, दिया गया मुल्ला दाऊद का नाम, उस्मान का नाम आया है, नारायण दास का आया है और रसखान का आया है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो सिंपल सी बात है, आपके सामने है, स्पष्ट है कि यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, यानी जो रसखान जी हैं ये अवधी के साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि ये ब्रज भाषा के साहित्यकार हैं। चौथा प्रश्न है, संक्रांति काल की भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, यानी चार कवियों के, चार साहित्यकारों के नाम दिए गए हैं। इनमें से एक ऐसा साहित्यकार है, एक ऐसा कवि है, एक ऐसा रचनाकार है जिसने संक्रांति काल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम दे दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला विकल्प दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बारे में तो आप भी सोचकर, देखकर आश्चर्य में पड़ जाते होंगे कि आखिर इनका नाम सब जगह पर क्यों आता है। कारण है क्योंकि ये महान आलोचक रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास पर विशद विवेचन इन्होंने किया है, इसलिए अक्सर जगहों पर आते हैं। दूसरा नंबर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तीसरा दिया गया है राहुल सांकृत्यायन का और चौथा दिया गया है सरफुद्दीन यजदी का। ये जो दोस्तों सरफुद्दीन यजदी हैं, इन्होंने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। और जैसा कि जो यहाँ पर हम ढूंढने के लिए, आपको बताने के लिए आए हैं, वो तो विकल्प बी वाला होगा, यानी संक्रांति काल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम देने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। पांचवा प्रश्न है, अपभ्रंश के किस रूप से असमिया भाषा का विकास हुआ है। तो असमिया किससे विकसित हुई है उसके बारे में बताना है। विकल्प है पैसाची, ब्राचड़, पहाड़ी और मागधी। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये जो मागधी है यह अपभ्रंश का ही रूप है। इसी मागधी से ही असमिया भाषा का विकास हुआ है। दोस्तों, अपभ्रंश के कई रूप हैं, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। अगर यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर जरूरी भी होगा कि किस अपभ्रंश से किस उपभाषा का जन्म हुआ है, यानी उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न बन जाता है। और अक्सर हमने देखा है पेपर्स में कि दो प्रश्न इस टॉपिक से आते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देंगे सौरसेनी अपभ्रंश। इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और गुजराती,
इत्यादि उपभाषाओं का उद्भव हुआ है। पैसाची की बात करें यानी पैसाची अपभ्रंश से तो लहंदा और पंजाबी का उद्भव हुआ। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी की उत्पत्ति हुई है। महाराष्ट्री जो अपभ्रंश है इससे मराठी, ये तो सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पर तो कुछ आपको अलग से याद ही नहीं करना है कि महाराष्ट्र में मराठी चलती ही है और उससे मराठी का जन्म हुआ है। और भी दो बाकी हैं, उनके बारे में अगले प्रश्न में हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका उद्भव हुआ है? तो विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है पूर्वी हिंदी का, दूसरा दिया गया है पश्चिमी हिंदी का, तीसरा दिया गया है राजस्थानी का और चौथा दिया गया है बिहारी का। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी अर्धमागधी जो अपभ्रंश है इससे पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है। और अभी बाकी था मागधी अपभ्रंश के बारे में बताने को। तो दोस्तों मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो जैसा कि इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें बताया भी गया था कि जो मागधी अपभ्रंश है उससे असमिया का उद्भव हुआ है। यहाँ पर जो बाकी रहा उसको भी स्पष्ट कर दिया गया कि मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया इत्यादि भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं, यानी 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब किया? तो यहाँ पर सन की बात की गई है, इस सन को भी याद रखना है जरूरी। तो यहाँ पहला विकल्प दिया गया है 1960 ईस्वी में, दूसरा है 65 में, तीसरा दिया गया 66 में और चौथा दिया गया है 1969 ईस्वी में। तो जो दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय है इसने देवनागरी लिपि का मानकीकरण 1966 में किया था, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता हैं। तो जैसा कि इसके बारे में हमने किसी वीडियो में बताया भी है, लेकिन चलो यहाँ पर भी आ गया तो फिर से इसको ताज़ा कर लेते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं, पहला है कण्पा, दूसरा सरहपा, तीसरा दिया गया है जोइंदू और चौथा दिया गया है लुइपा। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि दोहा कोश के रचनाकार सरहपा जी हैं। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि या लिपियां हैं। तो लिपियों की बात की गई है या लिपि की बात की गई है, किसके लिपि की बात की गई है? अशोक के अभिलेखों की। तो यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अर्मी, यानी अर्मी को अरमेक भी बोलते हैं दोस्तों। और चौथा विकल्प दिया गया है ये सभी। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मी और खरोष्ठी के बारे में तो आप तो कई जगह पे पढ़े होंगे। एक और अर्मी यानी अरमेक लिपियों में भी अशोक के अभिलेखों में अभिलेखन मिलता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी अशोक के अभिलेखों में इन चारों लिपियों का प्रयोग हुआ है। 10वां प्रश्न है, ढोला मारी ढिल्ल मह मुच्चू मिच्छ शरीर। इन पंक्तियों में भाषा है, तो इन पंक्तियों की भाषा पूछी गई है। विकल्प दिए गए हैं, अपभ्रंश दिया गया है, गढ़वाली है, ब्रज है, अवधी है। तो यहाँ पर अवधि तो नहीं है, आप तो इसके बारे में श्योर होंगे पूरी तरह से। बाकी ब्रज की बात करें तो ब्रज भी नहीं है। तो बाकी क्या रह गया? 2 विकल्प रह गए हैं। चलो स्पष्ट कर लेते हैं दोस्तों, इसमें अपभ्रंश भाषा है, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, मानक हिंदी पश्चिमी हिंदी के किस या किन केंद्र या केंद्रों पर आधारित है? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मानक हिंदी है यह पश्चिमी हिंदी का कोई केंद्र है या कुछ केंद्र हैं, उन पर किस पर निर्भर करती है, किस पर आधारित है यह मानक हिंदी? तो विकल्प दिए गए हैं मेरठ, दिल्ली, आगरा या ये सभी। तो यहाँ पर तो डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये जो मानक हिंदी है यह पश्चिम हिंदी के इन तीनों केंद्रों पर आधारित है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो 3 विकल्प यहाँ पर सही बताए गए हैं, एक विकल्प है जो कि गलत है। तो कौन सा गलत है यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने इस प्रकार से दे दिया और परीक्षा में इस प्रकार से भी आ जाता है, अथवा वहां पर 2 कॉलम दिए गए होते हैं, वहां पर तीर से मिलान करो और उसके बाद में जो कूटबद्ध लेखन सही हो उस वाले विकल्प का चयन करना होता है।
तो आइए यहाँ पर सीधे से याद कर लेते हैं, फिर चाहे जिस प्रकार से प्रश्न आ जाए उसको हल कर लिया जाएगा। तो ए विकल्प दिया गया अवधी सुल्तानपुर, यानी अवधी भाषा जो है वो सुल्तानपुर में बोली जाती है। बी दिया गया बघेली सतना, यानी बघेली सतना में बोली जाती है। सी है ब्रज भाषा, मैनपुरी में बोली जाती है। और डी पर दिया गया है खड़ी बोली, लखनऊ में बोली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों बाकी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन जो चौथा विकल्प है ये गलत है, यानी खड़ी बोली लखनऊ में नहीं बोली जाती है। तो यहाँ पर इसी को टिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खड़ी बोली के जो क्षेत्र हैं, यानी खड़ी बोली जिन क्षेत्रों में जिन जिलों में बोली जाती है उसको यहाँ पर स्पष्ट कर लिया जाए, यानी उसको भी ट्रिक से याद कर लिया जाए। तो आइए सबसे पहले हम उन जिलों के नाम ले लेते हैं और उसके बाद में ट्रिक से समझाते हैं। तो ये जो खड़ी बोली है यह रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर याद रखिएगा मुजफ्फरपुर मत ले आना, मुजफ्फरनगर है, ठीक है। मेरठ दिल्ली का कुछ भाग आता है, मुरादाबाद, बिजनौर और देहरादून के उत्तरी भाग में यह खड़ी बोली बोली जाती है। तो आइए इन्हें ट्रिक से याद कर लें। तो ट्रिक है राम के सहारे मुजफ्फर मिला, मेरे दिल की मुराद है कि नूर दे दूं। क्या हमने बताया कि राम के सहारे मुजफ्फर मिला, राम से रामपुर, सहारे से सहारनपुर, मुजफ्फर से याद करना है मुजफ्फरनगर, नगर याद रखिएगा, इसको मत भूल जाइएगा नहीं तो सब धोखा हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे मुजफ्फर क्या है, इसको इसका मतलब भी बता दिया जाए तब तो याद रहेगा। हम बताते हैं, मुजफ्फर मतलब होता है विजय। तो राम के सहारे रहोगे तो विजय मिलेगी, लेकिन साथ साथ में कर्म भी करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो राम के सहारे मुजफ्फर मिला, यानी राम के सहारे विजय मिली है। तो रामपुर, सहारे से सहारनपुर, मुजफ्फर से मुजफ्फरनगर और मिला को छोड़ देना है। मेरे दिल की मुराद है, मतलब मैं अपने दिल से चाहता हूं। तो मेरे से याद कर लेना मेरठ, दिल से दिल्ली, मुराद से याद कर लेना है मुरादाबाद। क्या है मेरे दिल की मुराद कि नूर दे दूं, किसको, राम को नूर दे दूं। हालांकि राम तो सबको नूर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं। ऐसा आपको याद करना है, बाकी ज्यादा सीरियसली मत ले लेना, नहीं तो दिल पे ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो नूर दे दूं, नूर से याद कर लेना है बिजनौर। देखो अब आप ऐसे कहोगे बिजनूर, ठीक है, बिजनौर में, बिजनूर कह सकते हो उसको ना, तो याद रहेगा ना। नूर से याद कर लेना है बिजनौर और देदू से याद कर लेना देहरादून, ठीक है। तो यहां पर आइए फिर से क्लियर कर लेते हैं। राम के सहारे मुजफ्फर मिला, यानी रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरे दिल की मुराद है। मेरे यानी मेरठ, दिल दिल्ली, मुराद से मुरादाबाद, नूर दे दूं, नूर से बिजनौर और देदू से देहरादून। दोस्तों यह ट्रिक आपको कैसे लगी? अभी ट्रिकें तो और भी बाकी हैं। अच्छा, अगर यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर दो और आइए आगे भी बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की स्थापना की। तो किसकी स्थापना की है इसे बताना है। विकल्प दिए गए हैं ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की अथवा रामकृष्ण मिशन की। दोस्तों यह प्रश्न आता है हर बार और इसके बारे में सबको पता भी है, लेकिन बीच बीच में अगर थोड़े दिन तक ना देखो तो भूल जाया जाता है अक्सर। इसीलिए हमने इस प्रश्न को छोड़ा नहीं है और इसको हम ताजा कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा यदि आपको नहीं मालूम था, इसलिए बता रहा हूं। अगर मालूम था आपको तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप स्मार्ट हैं। तो यहां पर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की है। अच्छा, इसको ट्रिक से याद कराएंगे अभी हम आपको। देखिए ट्रिक से याद रखिएगा इसको, तो याद रहेगा क्योंकि ये जो समाज कई है ना, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये बहु समाज है, तो ऐसे भूल जाया जाता है ना। चलो आज से याद रहेगा। इसके लिए ट्रिक है, आर्य लोग दया दिखाते हैं। क्या कहा हमने? आर्य लोग दया दिखाते हैं। आर्य मतलब जो होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? दया दिखाते। तो आर्य से आर्य समाज याद रखिएगा और दया दिखाते हैं से याद कर लेना है दयानंद सरस्वती। अक्सर कौन सी गलती होती है ज्यादातर विद्यार्थियों से कि दयानंद अथवा विवेकानंद, ये आनंद जो पीछे जोड़ा हुआ है इससे ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो आज से गड़बड़ नहीं होगा, याद रखना है आर्य लोग दया दिखाते हैं, यानी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की।
और भी देख लेते हैं विकल्पों को, जैसे कि पहले विकल्प पर दिया गया है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और भी बता देते हैं, इनके साथ में एक लाइन जुड़ी हुई है और ये बहुत गुप्त चीज है। कौन सी गुप्त चीज है? कि राजा राम मोहन राय जी को भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी, यानी इन्हें भारत का कोलंबस कहा जाता है। अच्छा, सी विकल्प पर आप देख रहे हैं प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी हैं। और डी विकल्प पर आप देखे हैं रामकृष्ण मिशन। तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब आर्य समाज, दयानंद सरस्वती हो गए तो बाकी बचा यहाँ पर रामकृष्ण मिशन, तो वही आनंद वाले आ गए, यानी स्वामी विवेकानंद जी। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी हैं। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह किसकी उक्ति है? तो यह ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादातर साथियों को आती भी होगी, लेकिन जिसको नहीं आती उसको हम बता देते हैं कि यहाँ पर सी विकल्प सही है, यानी यह उक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसे हम आपको ट्रिक से बताएंगे, तो लेकिन उससे पहले प्रश्न को और विकल्पों को देख लेते हैं। प्रश्न है मगही निम्नलिखित में से कहां बोली जाती है? तो स्थान दिए गए हैं पलामू में, गाजीपुर में, इंदौर में अथवा रतलाम में। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मगही पलामू में बोली जाती है। इस मगही को हमने याद कराया था कि यह जिस हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों, यह मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और हमने ट्रिक बताया था कि बिहार के भोजपुर में मेथी महंगी है, यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो 3 बोलियां आती हैं उनमें मगही भी आती है। कौन कौन सी बताया था? भोजपुर में मेथी महंगी है, यानी भोजपुरी, मेथी से मैथिली और महंगी से मगही। इस प्रकार से बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही 3 बोलियां आती हैं। अगर हम बात करें मगही की उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। आइए हम देख लेते हैं मेन चीज जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाया करती है, यानी वो बोली अथवा भाषा से संबंधित जो स्थान होता है उसके बारे में जो प्रश्न आता है। तो यहाँ पर स्थान दिए गए हैं पलामू, पटना, गया, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर इत्यादि जिलों में यह मगही बोली जाती है। इसको आइए ट्रिक से याद कराते हैं। ट्रिक अपनी है दोस्तों, यहाँ पर हम लड़की और लड़के से इस ट्रिक को रिलेट करेंगे और इस प्रकार से चूंकि यह ट्रिक कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है सबके लिए। तो आइए देखते हैं, लड़के का नाम हम यहाँ पे पलामू बताएंगे और इस समय जो चल रहा है और जो पहले से चलता आया है उसके बिल्कुल विपरीत बताया जाएगा। यहाँ पर क्या बताया जाएगा? क्योंकि अभी तक कोई लड़का लड़की को भगा ले जाता था, उसके बारे में सोचता था, लेकिन आने वाले समय में शायद ऐसा कुछ होगा कि लड़की भी सोचेगी लड़के को भगा ले जाने के बारे में। दोस्तों, इसे ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है ना। और यदि आपको इस प्रकार से कोई ठेस लगे तो उसके लिए माफी भी चाहूंगा। आइए, हमारा यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ इस ट्रिक से इस प्रश्न को याद कराना है। तो ट्रिक है पलामू महंगा है पर पट गया तो मुंगेर के हजारीबाग भाग चलेंगे। यानी कोई लड़की है जो पलामू के बारे में कहती कि पलामू महंगा है, यानी पलामू से पलामू याद कर लेना है, वो महंगा है। अगर पट गया, पट गया, पट से पटना, गया से गया, और तो क्या कहा गया? मुंगेर के हजारीबाग भाग चलेंगे। मुंगेर से मुंगेर सीधे याद कर लो, हजारीबाग सीधे याद कर लो और भाग से भागलपुर याद कर लो। तो यहाँ पर इस प्रकार से इतने जिले हो जाएंगे कि पलामू, पटना, गया, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दो और एक एक साथी को शेयर भी कर दिया करो। और जैसा कि दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही, अगले अंक में हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।